मुनस्यारी तहसील के संचार विहीन समकोट क्षेत्र के लोग भी अब जल्द ही मोबाइल सेवा से जुड़ सकेंगे। दरअसल क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने के लिए स्थानीय विधायक हरीश धामी ने बीएसएनएल को 29 लाख रुपए की धनराशि अपने विधायक निधि से दी है। तो वहीं बीएसएनएल की खराब माली हालत को देखते हुए विधायक ने सिविल कार्यों के लिए धनराशि की जरूरत पड़ने पर विधायक निधि से अतिरिक्त धनराशि देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि समकोट क्षेत्र में मोबाइल टावर लगने से आसपास के दर्जनों गांव की 4000 से अधिक आबादी संचार से जुड़ पाएगी और इन इलाकों में अभी तक लोगों को संचार से जुड़ने के लिए मुनस्यारी मुख्यालय पहुंचना पड़ता था। तो वहीं विधायक निधि से 29 लाख रुपए मिलते ही बीएसएनएल ने समकोट क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया को भी अब तेज कर दिया है। देखिए, संचार सुविधा के लिए मैंने बार बार बीएसएनएल कंपनी को पत्राचार किया था और उनके द्वारा समकोट के लिए मुझसे 29 लाख की धनराशि मांगी गई। तो 29 लाख की धनराशि हमने जो है आज से 10-12 दिन पहले ही दे दिया है और मैंने उनसे फिर लिखा है, उनसे निवेदन किया है कि जहां पर भी वो जो है अपना मोबाइल टावर लगाना चाहते हैं और सिविल वर्क के लिए जो पैसे की उनको अगर कहीं कमी आ रही है तो मुझे जो है एक पत्र के माध्यम से मुझे बता दें कि उनको इतना पैसा यहाँ पर चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम विधायक निधि का जो पैसा, जो जनता का पैसा है, जनता के हित के लिए, उस पैसे का जो है एक रुपया भी उसमें देकर लोगों को जो है मोबाइल नेटवर्किंग से जो है जोड़ने का काम करेंगे और राहत देने का काम करेंगे। टिहरी में चंबा नागरी बहेड़ा मोटरमार्ग पर पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान सड़क में डामरीकरण का काम सही तरीके से नहीं किए जाने पर गुस्साए ग्रामीणों ने मोटरमार्ग पर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ कहा कि मोटरमार्ग में निर्माण कार्य मानकों के अनुसार नहीं किया जा रहा है और सड़क में पेंटिंग का कार्य मिट्टी के ऊपर ही किया जा रहा है। गुस्साए लोगों ने विभाग और ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि मोटरमार्ग में काम मानकों के अनुसार नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। पहले ड्यूटी में बनी थी रोड, तब हम एक्शन साहब से बोला था कि सर ऐसा मतलब चलेगा नहीं जो आप कर रहे हो इस टाइम। जैसा भी ये गड्ढे बिल्कुल ख़त्म ही है ना, यहाँ पे मिट्टी हटाई जा रही है और वैसे ऊपर से वो हो रहा है। लेकिन एक्शन साहब ने भी कोई मतलब इसकी हमें मतलब हमारी जनता की अनदेखी की और हम ये चाहते हैं कि इसका वो सही हो करे, नहीं तो शिकायत कर रहे थे और लेकिन ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग और ना ठेकेदार इसको सुनने के लिए तैयार था। और आज जब हम लोग मौके पर पहुँचे तो हमने जब पैच देखे तो सीधा मिट्टी के ऊपर इन लोगों ने ये मटेरियल बिछा दिया है और एक बहुत महीन सी पतली सी एक लेयर इन्होंने डाल रखी है। और जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो कह रहे थे कि हम पीडब्ल्यूडी की तरफ से गैर जिम्मेदाराना जवाब हम लोगों को मिला। महज ये सड़क दो महीने चलेगी और वास्तव में 2 महीने में ड्यूटी में टूट भी गई है। तो हम लोगों को लेकर के इसको लेकर के बड़ा आक्रोश है सब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों में, क्षेत्रीय जनता में। और आप देखेंगे कि 6 महीने पहले इसमें पैच वर्क होता है और अब 2 महीने में वो टूट गई और वहाँ झाड़ू मारने का काम शुरू हो गया और फिर से पैच। समस्या बताई जा रही है कि जो पैचेज हैं, पैचेज में थोड़ा लूज मटेरियल है जिसमें ठेकेदार द्वारा मिट्टी डाल के प्रॉपर रोलिंग नहीं की गई, जबकि अब ठेकेदार को निर्देशित कर दिया है कि पैच प्रॉपर काट के उसमें टॉप कोट का G3 का मटेरियल डाल के मिट्टी और रोलिंग करके पहले पूरे पैचेज बनाए, उसके बाद अपना रिन्यूअल का कार्य करें। टिहरी में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड वानिकी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय पोषण माह के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित इस गोष्ठी में महिलाओं और बच्चों के बेहतर पोषण पर जोर दिया गया। वहीं गोष्ठी में पोषण के 5 सूत्रों, सुनहरे 1000 दिन, एनीमिया, डायरिया, स्वच्छता और पौष्टिक आहार के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर और सीडीओ टिहरी सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां भी मौजूद रहीं। वहीं गोष्ठी को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि सही पोषण न मिल पाने के कारण महिलाएं और बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। कई लोग बिना पोषक तत्वों के भोजन की आदत डाल चुके हैं, जिसका असर अब सीधे तौर पर उनके शरीर पर भी दिखने लगा है। वहीं कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय पोषक तत्वों से भरपूर भोजन पर विभिन्न शोध कर रहा है। पर्वतीय इलाकों में पोषक तत्वों से भरपूर भोजन उत्पादित होता है, जिसमें मंडुआ, झंगोरा और रामदाना सहित कई प्रकार की फसलें शामिल हैं। वहीं इस खास मौके पर सीडीओ टिहरी ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और बाल विकास विभाग की मदद से ग्रामीण और शहरी इलाकों से सही पोषण से संबंधित जानकारियां दी जा रही है ताकि कुपोषण की समस्या से बचा जा सके। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को 70 वर्ष हो गए और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है और ये आज का पोषण दिवस के रूप में आज का दिवस मनाया जा रहा है। और इसमें पूरे देश में, ऐसा नहीं कि हम ही मना रहे हैं, पूरे देश में ये मनाया जा रहा है। और बच्चों में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं में
और अन्य जो हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं उनमें वो कुपोषण का शिकार न हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है, लाल तत्व है जिससे ऑक्सीजन बॉडी में जाती है, उसकी मात्रा महिलाओं में 11 और पुरुष में 13 से ऊपर हो, जिससे कहते हैं कि उससे कम होगी तो एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। तो एनीमिया ना हो, बच्चे एनीमिक ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आयरन टैबलेट्स और उसके साथ जिंक ताकि आयरन जल्दी से जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, वो दिया जा रहा है। और हम लोग इफ्को के माध्यम से, इफ्को का धन्यवाद करना चाहता हूँ आज, इफ्को के माध्यम से हम उनको सब्जी की किट भी दे रहे हैं और वो सब्जी की किट फ्री में दे रहे हैं ताकि वो अपनी जो आंगनबाड़ी है उसमें सब्जियाँ उगाएं और सब्जियाँ उगा करके कम से कम आयरन की कमी और विटामिन की कमी को दूर किया जा सकता है। यहाँ पर मैं ये भी उस पर दिवस पर जो विशेष दिवस है आज हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का, इस पर मैं विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि हम अपने इस क्षेत्र में, टिहरी और पौड़ी के क्षेत्र में किसी भी बच्चे को कुपोषित नहीं रहने देंगे और किसी भी महिला को एनीमिया से ग्रस्त नहीं रहने देंगे। ये हमारा निश्चय हुआ और ये हमारा प्रण है। धन्यवाद। पिथौरागढ़ में औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय बरसार ने नए सत्र में छात्रों को प्रवेश देने की तैयारी पूरी कर ली है और इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से नए एडमिशन के लिए ऑनलाइन ही आवेदन मांगे गए हैं। दरअसल विश्वविद्यालय ने पहले नए सत्र के एडमिशन के लिए सभी सेंटरों में प्रवेश कराने का निर्णय लिया था, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन ही आवेदन मांगे हैं और छात्रों को उनके प्रमाण पत्रों को भी ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर A.K. कर्नाटका का ये कहना है कि कोरोना से हालात ठीक रहने पर 1 नवंबर से विश्वविद्यालय के सभी सेंटरों में शिक्षण संस्थान शुरू किए जाएंगे, लेकिन अगर इसी तरीके से कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामले सामने आते रहें तो विश्वविद्यालय की ओर से फिलहाल ऑनलाइन क्लास ही चलाई जाएगी। नए एडमिशन की बात है तो नए एडमिशन पहले हमने सोचा था कि हम सेंटर्स पे ही करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि सेंटर्स पे हम लोग कर पाएंगे। इसलिए हमने उसी जो हमने मांगे थे एप्लीकेशंस, उसी में हमने एक विंडो और खोल दी कि आप अपने हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट्स को उसमें लोड करें। उसके बेसिस पे हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया है, उसके बेसिस पे हम मेरिट बेसिस पे एडमिशन करेंगे। और अभी हमारा ये एम है, इच्छा है कि 1 नवंबर से हम उनकी भी क्लासेस शुरू करेंगे। यदि कोरोना का प्रभाव कम हो गया तो हम लोग उनको बच्चों को बुलाएंगे और नहीं तो उनकी भी ऑनलाइन ही क्लास हम शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य है, उसके बाद शिक्षा। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो शिक्षा कैसे की जा सकती है। कोरोना के चलते खटीमा के मझौला बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की सैंपलिंग कर रही है। फिलहाल जहां पर खटीमा यूपी बॉर्डर पर अभी प्रशासन अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की मुफ्त में ही कोरोना सैंपलिंग कर रहा है, तो वहीं 12 सितंबर से अभी तक कुल 700 लोगों की कोरोना सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा चुकी है। वहीं खटीमा यूपी बॉर्डर पर तैनात सैंपलिंग टीम के डॉक्टर का ये कहना है कि यूपी सीमा पर स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी के साथ उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले हर उस शख्स की कोरोना सैंपलिंग कर रहा है जो बाहरी राज्यों से उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं। हम मझौला बॉर्डर पे जो बाहर राज्यों से जो भी यात्री आ रहे हैं उनका यहाँ बॉर्डर पे कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। 12 तारीख से हम लोग ने यहाँ पर टेस्ट करना शुरू किया है और अभी तक हम लोग 700 के आसपास टेस्ट कर चुके हैं। नहीं अभी तो सरकारी खर्चे पे हो रहा है, विभाग की तरफ से करवाया है। उधम सिंह नगर में पोषण अभियान के तहत कुपोषित बच्चों और गर्भवती कुपोषण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अभियान के दौरान जिले में ऐसे 6 बच्चे मिले थे जो कुपोषित पाए गए थे, जिन्हें इस योजना के तहत कुपोषण से बाहर निकाला गया है, जिसके चलते उन बच्चों की माताओं को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ बच्चों के लिए एक बॉल पोटली में ड्राई फ्रूट, फल और पेंटिंग का सामान उपलब्ध करवाया गया है। मैं देख रहा हूँ पूरे जनपद उधम सिंह नगर में जितने भी कुपोषित बच्चे हैं और उनको वास्तव में उनका भरण पोषण अच्छा हो, वही आज के कार्यक्रम का मुख्य सार था और जिसमें सफलता दिखाई दे रही है। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं चाहता हूं ये कार्यक्रम अधिकारी जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं ये विधिवत रूप से गांव-गांव, बस्ती-बस्ती वहां जाकर देखें, किसी बच्चे को कष्ट ना हो।
आज जो है माननीय मंत्री श्रीमती रेखा आर्या मैडम की तरफ से ये अभियान के तहत एक BC भी रखी गई थी, जिसमें जनपद में 6 ऐसे बच्चे थे जिनको जो हम लोग कुपोषण से बाहर निकाले थे। उनकी माता को भी एक शॉल दे करके, एक फलदार पौधा आम का दे करके उनको सम्मानित किया गया। इसी के साथ बच्चे को जो है एक बॉल पोटली दी गई है जिसमें ड्राई फ्रूट, फल्स और उनके लिए बच्चों के पेंटिंग जैसे सामान जो है उसमें दिया गया है, ताकि ये जन जन तक प्रचार हो सके और कुपोषण से मुक्त हम अपने जनपद को कर सकें। पौड़ी के देवलगढ़ में स्थित प्रसिद्ध मां राजराजेश्वरी का पौराणिक सिद्धपीठ मंदिर, जो कि कोरोना के चलते सुनसान था, अब लंबे समय बाद मंदिर को खोलने का निर्णय लिया गया है। और लंबे इंतजार के बाद अब इस मंदिर के पुजारी ने मंदिर के कपाट भक्तों के लिए शीतकालीन नवरात्रि में खोलने का फैसला लिया। मंदिर के पुजारी कुंजिका प्रसाद ने बताया कि इस नवरात्रि में माता के दर्शन को जो भी श्रद्धालु इस सिद्धपीठ में पहुँचेंगे, उन्हें कोरोना पर बनी सरकार के गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा और तभी वे मंदिर में प्रवेश कर नवरात्रि में माता के दर्शन दूर से ही कर पा सकेंगे। वहीं साथ ही साथ नवरात्रि की हवन पूजा में भी शामिल हो पाएंगे। वहीं कोरोना का खतरा मंदिर परिसर में ना मंडराए, इसके लिए कोरोना पर बनी शर्तों का ख्याल भी रखना जरूरी होगा और तभी मंदिर में प्रवेश दिए जाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल कोरोना के कारण भक्तों को माता के दर्शन नहीं मिल पा रहे थे, जो कि संभवतः इस नवरात्रि में हो सकेंगे। ऐसा है कि सोशल डिस्टेंस और जो सरकार की गाइडलाइन है उसका हम पालन करेंगे और औरों से भी करवाने का प्रयास करेंगे। और चूँकि पूजन तो होगा ही, हमने बीच में खोले थे मंदिर, लेकिन जब श्रीनगर के आसपास के क्षेत्रों में ये जानकारी आई कि साहब केस बढ़ने लगे, तो फिर पुनः हमको मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद करना पड़ा। और अब जैसे नवरात्रि आ रहे हैं तो पूजा तो चलती रहेगी, लेकिन हम ये भी देखेंगे समसामयिक क्या होता है, ये तब ये कोरोना की दशा क्या होती है। लेकिन भगवती का मंदिर हम ही चाहेंगे कि मंदिर खुलेगा और श्रद्धालु जो है सोशल डिस्टेंस के साथ में और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो है मंदिर में आए और दूर से दर्शन और पूजन और हवन। चूँकि यज्ञ सारा बाहर है, तो हमारा प्रयास होगा कि जो यज्ञ वाले हैं तो यज्ञशाला मंदिर से बाहर है, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम यज्ञ संपन्न भी करवाएंगे लोगों से। भगवती वेदों में भी उल्लिखित है कि यतस्य भोग न तत्र मोक्षा, यतस्य मोक्षा न तत्र भोगा, श्री सुंदरी सेवत प्राणाम भोगस्य मोक्षस्य करस्येव। अर्थात अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना अर्चन दर्शन से योग और ऐश्वर्य में से एक चीज मिलेगी, लेकिन श्री सुंदरी राजराजेश्वरी या श्री विद्या या श्रीयंत्र उपासना से जो है भोग योग मोक्ष एक साथ प्राप्त होता है। इसलिए राजा लोगों ने जो है इसको अपनी कुलदेवी के रूप में माना। और तब राजा के साथ में जो उनके सिपाही साथ थे, जो कि जितने भी ठाकुर थे, चाहे पंडित थे या अन्य जातियों के लोग थे, उन्होंने भी इसको अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया। और भगवती राजराजेश्वरी की उपासना से सर्व सौभाग्यदायिनी इसको कहा जाता है। तो बड़े दूर से लोग आते हैं और भगवती का दर्शन करके, पूजन करके, उनका हवन करके और आशीर्वाद पा करके उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती है।